तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो आज अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। देख लेता हूँ मेरे प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है। ठीक है। कौन सी ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्धित हो जाती होती है। मतलब मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, सबका अलग अलग आपको जवाब। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला सवाल हमारा क्या है, हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है। देखो, सबसे पहले हमारे पाचन में जो हमारा पाचन होता है वो प्रोटीन जो हमारे अंदर जाती है, मतलब प्रोटीन के रूप में उसका पाचन कैसा करता है, पीएच मान के रूप में हो जाता है। और ये जब भी मतलब पाचन जो होती है, अम्ल जो होता है एच सी, अगर हम बात करें हमारा अम्ल क्या होगा, AHCl। अम्ल का नाम भी बता दें, ये अम्ल होता है। अब ये भोजन के साथ मिलकर उसे अम्लीय बना देता है और उसे पूरी तरह पाचन कर देता है। उसके क्या करता है, भोजन के साथ मिलकर ये उसे अम्लीय बना देता है। सीधा सीधा हम कहें कि जठर रस होता है उसको बिल्कुल सक्रिय रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि ये भोजन है आसानी से पच सके और आसानी से उसे उसकी पाचन क्रिया संपन्न हो सके। अब बात करते हैं ये सेल का ये भी काम, ये भोजन के साथ मिलकर मतलब भोजन के साथ प्रवेश कर कर भोजन में जो भी जीवाणु वगैरह होंगे जो हानिकारक, उसको समाप्त कर देता है। ठीक है। भोजन में जो भी जीवाणु वगैरह होता है उसे भी समाप्त कर देता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सी ग्रंथ स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित। बस बिल्कुल भाई, पसीने की ग्रंथि बताएंगे आप, बिल्कुल पसीने की ग्रंथि। पसीने की ग्रंथि यही क्या करती है, स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। फिर देखो, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती, बहुत ही इजी सवाल है। 3 जोड़ी आप बिल्कुल बताएंगे, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, 3 जोड़ी आप बिल्कुल ऑप्शन बताएंगे। तो ये 3 प्रश्न आपने उम्मीद किया है, करता हूं मुझसे आप सभी से कि आपने सब सही जवाब दिए होंगे। अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, लिखा है मनुष्य के हृदय में कितने बेस्म होते हैं। तो याद रखना 4 बेस्म होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने बेस्म होंगे, 4 बेस्म होंगे। मौखिक तरफ मैंने बता दिया, मनुष्य के हृदय में कितने बेस्म होंगे, 4। मनुष्य के हृदय में हृदय में हृदय में 4 बेस्म होते हैं। ठीक है, 4, ये बात याद रखना, 4 नंबर 4, 4 बेस्म बताएंगे आप बिल्कुल। बहुत अच्छे प्रश्न है, आप आसानी से ये कर पाएंगे। फिर लिखा हुआ एटीपी, एडीपी का फुल फॉर्म बताएंगे। भाई अच्छा प्रश्न है। एटीपी, दूसरा है एडीपी का फुल फॉर्म बताना, बहुत ही आसान है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल आसान है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बताएंगे आप, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये आपके फुल फॉर्म होंगे। ठीक है, आप इन्हें विस्तृत रूप में बता सकते हैं। आप परीक्षा में ये पूछे भी गए, इन्हें अच्छे से दिमाग में सेव कर ले, हर एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रश्न। फिर लिखा इन्होंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि को श्वसन किसे कहते हैं। ये ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में एटीपी कितने अणु प्राप्त होते हैं। भाई कितना अच्छा प्रश्न है। श्वसन की परिभाषा मैंने आपके पिछले वीडियो में बताई है। तो अब उसने ये पूछा कि एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने अणु एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। एटीपी तो बता देना, 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। अच्छा प्रश्न है। 38 एटीपी अणु प्राप्त होंगे, ये बात आप बताएंगे। अब जो तुम्हारी श्वसन की परिभाषा में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो नंबर 1 में, आप उसे आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार की सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ये लिखा तो बता देना। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तो प्रकाश संश्लेषण बताना आप। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया या प्रक्रिया, जो भी बता पाए। ठीक है, तो इस क्रिया में क्या होता है, सौर ऊर्जा को क्या लिखा था, प्रश्न क्या था, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। फिर लिखा है वह कौन सी क्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे बाहरी सतह से जल का वाष्पीकरण करते हैं। प्रश्न कहता है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे, क्या लिखा था, हरे पेड़ पौधे
वह कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधों की बाहरी सतह से जल बाष्पीकरण होता है? देखो, जब जब बाष्पीकरण की बात होगी तो आप बता देना बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन। तो इसमें क्या होता, जब भी तापमान टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आप देखना धूप वगैरह ज़्यादा होती है, सूखा पड़ने लगता है, तो पौधे एकदम मुरझा से जाते हैं। तो क्या होता है, उनमें जो भी पत्तियों में पानी वगैरह होता है वो बाष्प बनकर उड़ जाता है। तो ये क्रिया कहलाएगी बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। जब भी बाहरी सतह से पेड़ पौधों की पत्तियों से जो भी जल का अवशोषण होगा या मतलब बाष्प बनकर पानी उड़ जाएगा, उसे बाष्पोत्सर्जन क्रिया कहेंगे। ये आप अच्छे से जान लें। ठीक है, प्रश्न अगला आपसे पूछ रहा है कि पौधों में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले भाग का नाम बताएं। ये पूछ रहा है आपसे, पौधों में जो मतलब आपका पौधा है, अब भोज्य पदार्थ कैसे बनाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अब देखो, हम इसने तो तुमसे एक बात पूछी, मैं आपको दो बातें बताऊंगा। अगर भोज्य पदार्थ की बात करता है, अगर भोज्य पदार्थ की बात करता है पेड़ पौधों में, तो बता देना फ्लोएम। क्या बताओगे? फ्लोएम बताओगे, फ्लोएम। अगर कहेगा खनिज लवण, खनिज तत्व अवशोषण की बात करें पेड़ पौधों में, अवशोषण, तो आप बता देना जाइलम। इन दोनों का नाम अच्छे से याद रखना। जाइलम क्या करता है कि जो जड़ों के माध्यम से पेड़ पौधे खनिज तत्व अवशोषण करते हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं, पत्तियों को काला करते हैं, वो जाइलम के माध्यम से। अगर मैं कहूँ पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश के साथ, तो कैसे बनाते हैं? फ्लोएम के माध्यम से बताते हैं। दोनों को अच्छे से याद कर लेना, परीक्षा में इसे कई बार रिपीट कर चुके हैं एग्जामिनर। फिर अगला प्रश्न, अग्नाशय रस में पाए जाने वाले दो एंजाइम्स बताना भाई। एक तो आपका देखो एंजाइम्स अग्नाशय में, एक हो गया ट्रिप्सिन और दूसरा हो गया लाइपेज। दोनों याद रखना। ठीक है, अग्नाशय रस की अगर बात करें तो, ठीक है, अग्नाशय रस में पाए जाने में दो एंजाइम बताए पूछे तो एक ट्रिप्सिन हो गया, एक लाइपेज हो गया। दोनों आप अच्छे से याद रखें। अग्नाशय रस की बात करें तो ट्रिप्सिन हो गया एंजाइम और दूसरा हो गया लाइपेज। प्रश्न अगला है, रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। रुधिर में प्रतिजन एंटीजन लाल रुधिराणु में पाए जाते हैं। रुधिर में एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? लाल रुधिराणु में पाए जाते हैं, मतलब आरबीसी में पाए जाते हैं। सीधा सीधा बताएंगे, आरबीसी में पाए जाते हैं। एंटीजन कहाँ पाए जाएंगे? आरबीसी में। और फिर कहाँ एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? तो बता दो प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर आप एंटीजन की बात करें, एंटीजन, तो आरबीसी का नाम लेंगे। अगर एंटीबॉडी की बात करें तो प्लाज्मा का नाम लेंगे। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई होगी आपको। एंटीबॉडी प्लाज्मा के साथ जोड़ लेना, एंटीजन आप आरबीसी के साथ। तो लाल, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, मतलब आप बता देना रेड ब्लड सेल्स, अंग्रेजी में से बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो अगला प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में ये पूछा भी गया है। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण मतलब मैं कहूँ, अगर पेड़ पौधों की अगर मैं बात करूँ तो ये स्वपोषी पोषण करते हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है वो स्वपोषी पोषण कहलाएगा। तो इसमें केवल एक ही कैटेगरी के पेड़ पौधे आते हैं केवल, बाकी कोई जीव जंतु नहीं आता। ठीक है, हरे पेड़ पौधे, वो भी ठीक है, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण में आते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की सहायता से। याद रखना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये भी बात याद रखना। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगला प्रश्न उन्होंने कहा है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? अरे ये प्रश्न अच्छा हो सकता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? बता देना आरबीसी में पाया जाता है, बस इतना बता देना। लाल रुधिराणुओं में, या बोल सकते हैं लाल रुधिराणुओं में बता सकते हो हिंदी में, या आरबीसी में बता सकते हो बस। तालाब का जलीय पौधे, क्या लिखा? तालाब में जहाँ जलीय पौधे अधिक होते, जल की सतह पर बुलबुले उठते दिखाई देते, क्यों? ये पूछा गया है। अब देखो दिन के समय जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, ये सही बात है। इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ये भी अच्छी सही बात है। ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ये जल की सतह पर बुलबुले के रूप में निकलती प्रतीत होती है। हाँ, ये अच्छी बात है। ये कह रहा है कि मान लीजिए दिन में जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, मतलब आप सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं, और
ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, और ये ऑक्सीजन जब मुक्त होती है तो उस वक्त कंडीशन में बुलबुले से होते प्रतीत होते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना। जल की अगर बात करें तो आज मैंने बहुत सारे प्रश्न के बारे में बेसिक तौर पर समझा दिया है। आज के लिए मैं इतना ही। कल मैं नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आप बहुत जल्द बायोलॉजी को आपको कन्वर्ट जल्दी ही समाप्त कर दूँगा। जय हिंद, जय भारत।